एपिसोड 23 अनिक्य के ख्यालों में आर्या। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। शेखर राणावत ने भी हाँ कहा और जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर सहला दिया। आकृति मुस्कुरा दी। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगी। आर्या जो आकृति के बगल में ही थी, जैसे ही वो आनिक्य के बगल से होकर गुजरने लगी कि तभी उसका पल्लू उड़ने लगा और उड़कर आनिक्य के चेहरे पर आ गया। दिल शोर करने लगा और किसी का दिल जलने लगा। आनिक्य की आंखें बंद हो गई और उसने उसकी साड़ी के पल्लू को अपने हाथ में पकड़ लिया। आर्या के कदम एकदम से रुक गए और वो पलट गई। उसी पल आनिक्य ने अपनी आंखें खोली और वो भी पलट गया। दोनों की नजरें एक बार फिर टकरा गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। आनिक्य के भाव कुछ ही सेकंड में बदल चुके थे। उसने अपनी उसी सर्द आवाज में कहा, अपने स्कार्फ और साड़ी के इस पल्लू को संभाल कर रखो। मुझे नहीं पसंद कि किसी की कोई भी चीज मुझे छुए भी। आर्या मन में बड़ा आया। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कैसे चिपक गए थे। तब पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई थी। उसने मुंह बना लिया। तभी एकदम से इन्होंने स्कार्फ क्यों कहा? हम्मम, कहीं कल जो मेरा स्कार्फ उड़ गया था वो इन्होंने देख तो नहीं लिया या फिर इन्हें मिल गया हो। तब तो पक्का मेरा पसंदीदा स्कार्फ इस ठंडे शैतान ने फेंक दिया होगा। इनसे तो मेरे कपड़ों को भी खतरा है। मेरी बात तो छोड़ ही दो। खुद से बड़बड़ाते हुए उसके फेस पर एक साथ कई एक्सप्रेशन आ जाते जिनमें वो और भी खूबसूरत लगने लगती। आनिक्य को उसके एक्सप्रेशन अट्रैक्ट कर रहे थे। तभी उसकी नजर एकदम से आर्या की गर्दन के नीचे उस जगह पर चली गई जहां उसके चेहरे का टैटू बना हुआ था और अब वहां कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहां कभी कोई टैटू था ही नहीं। उसकी हल्की सी आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। उसने आर्या की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और अपनी बेहद ठंडी आवाज में पूछा, वो टैटू कहाँ है? आर्या हैरानी से क्या? फिर जब उसने उसे एक ही जगह को घूरते हुए देखा तो जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, नजरें नीची करो। रही बात उस टैटू की तो वो टेम्परेरी था, हटा दिया तो हट गया। अब छोड़ो, मुझे जाने दो। ये कहकर वो अपनी साड़ी का पल्लू उससे छुड़ाने लगी कि आनिक्य ने अपनी पकड़ कस ली और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। आर्या खुद को संभाल नहीं पाई और वो उसकी बाहों में कैद हो गई और दोनों के लिप्स आपस में टकरा गए, जिससे उनकी आंखें सदमे से फैल गई। मिस्टर राणावत, मिस्टर राणावत, आप कहाँ खो गए हैं? वो अपने हाथ से चुटकी बजाते हुए बुलाने लगी। अर्यांशी की आवाज से आनिक्य एकदम से होश में आया और उसने झटके से उसके साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया और यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, मैंने जो कहा उसे याद रखना। आइंदा से तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे आसपास नहीं आनी चाहिए। सेम टू यू एंड नो रिटर्न। बोलकर वो बड़ी अदा से अपने बालों को झटकाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से चली गई। आनिक्य भी बिना किसी को देखे अपने रूम की तरफ चला गया। छोड़ गया तो उन तीन हैरान लोगों को जो मुंह खोले उसकी हरकत को देख रहे थे। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा वरदान? ध्रुव ने आनिक्य की जाती पीठ को देखकर कहा। हाँ, आज पहली बार हमारा दोस्त अपने सेंस में नहीं था। वो खोया हुआ लग रहा था, जैसे किसी के ख्यालों में बहुत गहरा डूब गया था और जब आर्या ने उसे बुलाया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, जिसके डर से उसने जल्दी से अपने भाव बदल लिए। तभी कार्तिकेय मुस्कुराते हुए, ऐसा होना ही था। इस नई आर्या के प्यार में गिरने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है? उसे भी नहीं पता है कि कोई उसके दिल में दस्तक दे रहा है। अभी वो दूर भागेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब वो उसके करीब जाने के लिए तड़पेगा और सारी हदें पार भी करेगा।
ये सुनकर ध्रुव कहता है, मतलब आनिक्य प्यार में भी जल्दी पागल होने वाला है। उसकी बात सुनकर वरदान और कार्तिकेय उसे घूर कर देखते हैं, जिससे वो अपने कंधे उचका देता है और जम्हाई लेते हुए कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। ये कहकर वो वही ग्राउंड फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में चला जाता है, जो उनके लिए ही हमेशा रेडी रहते हैं। वरदान भी कार्तिकेय को गुड नाइट बोलकर दूसरे गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। अब सब हॉल से जा चुके थे। विशाखा बुआ और अनेरी, जो कब से आर्या और आनिक्य को जलन से देख रही थी, वो अपनी मॉम के साथ वहां से बाहर आ जाती है और अपनी कार में बैठकर सिंह विला के लिए निकल जाते हैं। दोनों अब बिना कोई प्लान सोचे ठाकुर हवेली नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने घर जाना ही ठीक समझा। अगली सुबह आर्यांशी मीठी नींद ले रही थी कि तभी उसे फिर से वही डरावना सपना आने लगा, जिसमें वो साइंटिस्ट उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। उसके बाद उसकी बॉडी एक गहरे दर्द में डूबती जाती थी। वो शरीर अलग था, लेकिन वो दर्द इतना खतरनाक था कि उसकी रूह भी उससे चोट खा चुकी थी। आर्या के माथे से पसीना बहने लगा और वो वही बेड पर ही हाथ मारने लगी। नहीं वो जोर से चीखते हुए उठ गई और हांफने लगी। उसने खुद को गले लगा लिया और बोली, उस कैद से तो लौट आई हूँ, लेकिन उन कड़वी यादों से कैसे बाहर निकलूं? उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। वो अपने घुटनों को समेटे उनके ऊपर हाथ और चेहरे को टिकाए शून्य में देखने लगती है। 5 मिनट हो जाते हैं उसे उसी तरह बैठे हुए, तभी सिस्टम की आवाज आती है, बॉस, मन की शांति चाहिए तो अपने सुकून को ढूंढो, जिसके पास होने पर ये बुरे सपने अपने आप भाग जाए। अब तुम इतनी फिलोसॉफी वाली बातें कैसे करने लगे? तुम्हारे अंदर ये फीचर है क्या? बॉस, आप नहीं जानती कि मुझे सब पता है। चुप करो बेकर, नकारा सिस्टम। कल जब मैं मुसीबत में थी तब तो मुंह छुपाकर भाग गए, वो भी बेहुदा बहाना बनाकर। बॉस, वो बहाना नहीं था, आप उस आदमी के साथ थी जो मेरी एनर्जी को डाउन करने लगता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है ना खतरनाक? बस उनके सर पर 2 काले सिंग और 2 काले पंख और होते। हाँ बॉस, तब तो वो पूरा शैतान लगता। आर्या उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो और तभी खोलना जब कोई जरूरी बात हो। वैसे भी अब मेरा भाभी को हक दिलाओ, मिशन पूरा हो चुका है। अब बारी है डैड की शादी कराओ मिशन की। मुझे तुम उस मधु और उसकी बेटी की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। यस बॉस, अभी इंटरनेट और पर्सनल डेटा से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। ये कहकर वो डीएक्टिव हो गया। आर्या ने सोचा, जब तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा तब तक फ्रेश हो जाती हूँ। उसने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं अभीर के रूम में आकृति सो रही थी और अभीर उसे प्यार से निहार रहा था। वो दोनों एक बेड पर सोते तो थे, लेकिन उनके बीच तकियों की एक दीवार होती थी। पर कल रात वो दीवार उसने बनने नहीं दी। वैसे वो हर रात चुपके से सभी पिलो को नीचे फेंक देता था और आकृति को अपने सीने से लगाकर सो जाता था और सुबह सारा इल्जाम उस पर ही डाल देता था। पर ऐसा बहुत कम होता था कि आकृति उससे पहले उठे, इसलिए उसे कभी शक नहीं हुआ कि वो जानबूझकर ऐसा करता था। पर कल रात अलग थी। उसने बिना कुछ कहे आकृति को पीछे से बाहों में भर लिया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो अभीर ने अपना शरीर पीछे से पूरी तरह से उससे चिपका लिया और सो गया। कल रात के बारे में सोचकर वो अभी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसे आकृति के हिलने की आहट आई, जिससे वो होश में आया और खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। उसके भाव एकदम से ही बिना भाव के हो गए थे। आकृति ने धीरे से आंखें खोली तो उसकी नज़र सबसे पहले अभीर पर चली गई, जो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
कुछ पल वो उसके हैंडसम चेहरे को देखती रही, तभी अभीर ने भी उसे देखा और बोला, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, उसके बाद साथ में ऑफिस जाएंगे। आकृति ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसने एकदम से घड़ी की तरफ देखा तो वहां 8:10 हो रहे थे। वो उठ बैठी और अपने बालों को समेटकर जुड़ा बना लिया। तभी उसे रात की बात याद आई जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वो बिना अभीर को देखे वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। वहीं अभीर उसे तिरछी नजरों से देखा रहा था। जब उसने उसका लाल चेहरा देखा तो उसके होठ भी हल्के से मुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों से नींद बहुत दूर जा चुकी थी। वो अपने ख्यालों से परेशान किंग साइज बेड पर लेटा एकटक बिना भाव के सीलिंग को घूर रहा था। तुम मेरे ख्यालों में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर मेरा ये पत्थर दिल तुम्हें पाने की आग से जल उठा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी होने से नहीं बचा पाएगी। आर्या डॉट आनिक्य की हैजल आंखें ना सोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो जब भी आंखें बंद करता तो उसे वही पल याद आ जाते जब आर्या के होठ उसके गाल पर थे। उसके बाद सीन फिर चेंज होता है और वो पल आंखों के सामने आ जाता है जब वो उसके ऊपर आ गया था और उसका चेहरा आर्या की गर्दन में छुपा हुआ था। वो खुशबू उसे जिसे वो अपने अंदर बसाना चाहता था। कल रात से ही अर्यांशी उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर वो सोया ही नहीं और इसी तरह लेटा रहा। उस कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की रिंग बजने लगी। बोलो। फोन उठाकर उसने बस इतना ही कहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, मास्टर। वो हमारे कब्जे में है लेकिन पूछने कर कुछ खास पता नहीं चल रहा है। साथ ही जिन लोगों को कल पकड़ा गया उन सभी ने जहर खा लिया और मर आए सिवाय उस मास्क मैन के। उसे मैंने जहर खाने का मौका तो नहीं दिया लेकिन वो बहुत मोटी खाल है। कितना भी टॉर्चर कर ले लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकाल पाए। आर्क, तुम ऐसे ही मेरे असिस्टेंट और खास आदमी नहीं हो। कोई भी मेथड क्यों ना अपनाना पड़े इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे उस शख्स का नाम जानना है जिसने हमारी फैमिली के खिलाफ ब्लैक वेब पर ऑफर भेजा, वो भी इतना सीक्रेटली कि हमें भी पता नहीं चला। जी मास्टर, काम हो जाएगा। आनिक्य ने अपनी ठंडी आवाज में कहा और कॉल कट कर दिया। ठाकुर हवेली। सभी तैयार होकर नीचे आए। आज सभी लेट उठे थे इसलिए उन्हें रेडी होते हुए 9:30 हो गए थे। सबसे पहले अगस्त्य और मिहिर नीचे आए। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के करीब आए उन्हें किचन से तेज आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर किचन की तरफ बढ़ गए। जब वो वहां पहुंचे तो सारे शेफ एक लाइन में खड़े थे और किचन के अंदर देख रहे थे। सविता वहां खड़ी थी। जब उसने अगस्त्य और मिहिर को देखा तो जल्दी से उन्हें ग्रीट किया। बाकी शेफ ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, जिसके बदले में अगस्त्य ने सर हिला दिया और मिहिर ने सबको एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कहा। फिर दोनों अंदर की तरफ झांकने लगे। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। मिहिर ने हैरान होकर कहा, डैड, आप किचन में? अभिमन्यु जो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ नाश्ता बना रहा था उनके टोकने पर चिढ़कर बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बनाना नहीं आता? भूलो मत, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभिमन्यु ठाकुर को ना आती हो। उन्होंने अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहा और आटा में आलू की स्टफिंग भरकर बेलने लगे। वैसे डैड, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मिहिर ने अंदर आते हुए आलू के पराठे को देखकर कहा और जैसे ही उन्हें लेने को हुआ कि आउच, उसने जल्दी से अपना हाथ दूर हटा लिया और हिलाने लगा। छूना भी मत, जब तक मेरी बेटी इन्हें नहीं खाती तुम में से कोई इसके आस-पास भी भटक नहीं सकता। जाओ और ये सैलेड लेकर जाओ।
उन्होंने एक तरफ रखे सैलेड की तरफ इशारा किया। मिहिर ने सैलेड को देखकर मुंह बनाया और बोला, मैं अपनी बहन के साथ ही खाऊंगा। तब तक मैं उसकी फेवरेट मसाला चाय बना देता हूँ। मिहिर भी काम पर लग गया। अगस्त्य ने अपने डैड और भाई को देखा और बोला, मेरे लिए अगर कोई काम है तो बता दीजिए। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु बोले, हाँ एक काम करो, फ्रिज में दही रखा है, उसमें चीनी मिला दो। आर्या को आलू के पराठे दही के साथ बचपन में बहुत पसंद थे। अगस्त्य भी काम पर लग गया। सविता उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, आर्या बेटी जब से पहले जैसी हुई है तब से ही इस घर की खुशियां लौट आई है। बस अब मैडम भी पूरे हक से एक बार फिर घर में आ जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अभीर और आकृति भी साथ में तैयार होकर आ गए। आज दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर अनजाना पान नहीं था, बल्कि आज वो एक पति पत्नी की तरह पेश आ रहे थे। अभीर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जब दोनों डाइनिंग के पास आए तो उनकी नज़र भी बाहर खड़े सैफ की लाइन पर चली गई और हैरान तो तब हुए जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल की चेयर खींचने को हुई कि तभी किसी ने उसे रोक दिया। वो हैरान नजरों से उस इंसान को देखती ही रह गई जिसने उसे रोका था। अपने भाई को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग भाई। जिसके बदले में अभीर भी प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग गुड़िया। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, जिससे अभीर का ध्यान उस तरफ चला गया। आर्या ने फुल ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो कहर ढा रही थी। आकृति की आंखें चमक उठी। उसने कहा, थैंक यू डैड, आप बेस्ट ससुर हो इस वर्ल्ड के। ये कहकर वो भी उनकी मदद करने लगी। अभीर बाहर बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वही जैसे ही अभिमन्यु की नज़र अपने बेटे बहू पर गई तो वह मुस्कुराए हुए बोले, आकृति, मैंने तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसंद के ब्रेड पकोड़ा बनाए हैं। ये कहकर उन्होंने एक तरफ इशारा कर दिया जहां चटनी के साथ ब्रेड पकोड़ा गर्मा गर्म अभी ही कढ़ाई से निकाला था। एपिसोड 24। आर्या ने मांगा अभिमन्यु ठाकुर से वादा। अब तक। सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, जिससे अभीर का ध्यान उस तरफ चला गया। आर्या ने फुल ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो कहर ढा रही थी। सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, जिससे अभीर का ध्यान उस तरफ चला गया। आर्या ने फुल ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो कहर ढा रही थी। अपने भाई को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग भाई। जिसके बदले में अभीर भी प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग गुड़िया। अपने भाई को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग भाई। जिसके बदले में अभीर भी प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग गुड़िया। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल की चेयर खींचने को हुई कि तभी किसी ने उसे रोक दिया। वो हैरान नजरों से उस इंसान को देखती ही रह गई जिसने उसे रोका था। आर्या आंखें फाड़े अपने सामने खड़े अपने डैड को देख रही थी, जो एप्रेन पहने अपने हाथ में ट्रे लिए खड़े थे। उनके गालों पर आटा लगा हुआ था। इस वक्त वो उसे काफी फनी लग रहे थे, जिससे उसका मन हंसने को कर रहा था, लेकिन वो हंसी नहीं क्योंकि वो उनसे नाराज थी। अभिमन्यु ने उसके लिए चेयर खींची और बोले, बैठो मेरी प्रिंसेस। आज तुम्हारे डैड ने अपने हाथ से तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है। ये कहकर उन्होंने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। अभिमन्यु ने उसके लिए चेयर खींची और बोले, बैठो मेरी प्रिंसेस। आज तुम्हारे डैड ने अपने हाथ से तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है। ये कहकर उन्होंने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। आर्या भी बैठ गई और नाश्ते को देखने लगी। तभी मिहिर किचन से आते हुए तेज आवाज में डाइनिंग टेबल पर चाय को ट्रे रखकर बोला, और ये रही गर्मा गर्म चाय।
आर्या ने देखा कि सभी एक एक करके किचन से निकल रहे हैं। ये देखकर वो बोली, आप सभी लोग साथ में किचन में क्या कर रहे थे? ये तो तुम डैड से ही पूछो, आकृति ने अपनी चेयर पर बैठकर कहा। आर्या ने कुछ नहीं कहा। वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, जानता हूँ नाराज हो, और सही भी है, गलती मेरी ही थी जो उन्हें अपना समझा, जो सिर्फ अपने होने का दिखावा करते आए हैं। मेरी गुड़िया, मुझे मेरी गलती का एहसास है और अब से ये अभिमन्यु ठाकुर किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देगा कि उनकी वजह से मुझे अपने ही बच्चों पर शक करना पड़े। और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है अपने हाथों से। देखो मेरा क्या हाल हो गया है। अगर उस शेखर ने मुझे ऐसे देखा तो वो कितना मजाक उड़ाएगा मेरा। लेकिन बस अपनी गुड़िया की माफी के लिए मैं जोकर बनने को भी तैयार हो गया। मुझे पता है मेरी बेटी का गुस्सा खाना देखते ही भाग जाता है। क्या तुम अब अपने डैड को माफ करोगी? ये कहकर उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। आर्या, जो उन्हें तिरछी नजर से देख रही थी, उनके कान पकड़ते ही उसकी आंखें नम हो गई। वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि आज से पहले जहां वो थी वहां ना कोई नाराज करने वाला था और ना मनाने वाला। फिर वो मुंह बनाकर बोली, बातें काफी अच्छी बना लेते हो आप। फिर अपनी प्लेट में रखे पराठे को देखकर, देखती हूँ ये कैसा बनाया है, ये कहकर उसने एक बाइट मीठे दही के साथ लगाकर खाई तो उसकी आंखें चमक उठी। कैसा लगा? अभिमन्यु ठाकुर किसी बच्चे की तरह उत्साह से भरे आर्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनने का इंतजार कर रहे थे। पराठा अच्छा बना है और आपको इस तरह काम पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पापा हैं, जिसे अपने बच्चों को डांटने और मारने का हक है। लेकिन बस जब आपने कल मुझे शक से देखा, ये बात मुझे बुरी लगी थी, पर आपको पछतावा भी हुआ इसलिए। डैड, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जो भी शर्त हो, मुझे सब मंजूर है, बस मैं अपनी बेटी को और नाराज नहीं देख सकता। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे डैड सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। उन्होंने आर्या के सर पर हाथ फेरकर कहा। हाँ डैड, मैं भी आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, लेकिन मुझे आपसे फिर भी वादा चाहिए। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया और बोली, वादा करिए कि आगे कभी भी किसी के लिए भी आप मॉम और अपनी फैमिली पर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर कभी मैं फिर से अपने आप को भूल जाऊं तो आप मेरे कितना भी कहने से मॉम को नहीं छोड़ोगे। वो आपके लिए हमसे सबसे ऊपर होंगी चाहिए, क्योंकि उनसे ही हम हैं और हमारा ये परिवार। बच्चे तो अपनी फैमिली में बीसी हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ मॉम ही है जो आपके साथ रहेगी। आप आज के बाद उन्हें अपने बच्चों से पीछे नहीं रखेंगे। बोलिए डैड, आप मानेंगे ना मेरी बात? अभिमन्यु के साथ सभी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने अपना हाथ आर्य के हाथ में रख दिया और बोले, गलती एक बार हो तो वो भूल होती है, और बार बार हो तो वो सिर्फ गलती नहीं रह जाती बल्कि बेवकूफ़ी बन जाती है। अभिमन्यु ठाकुर कभी बेवकूफ़ी नहीं करता, और आज मैं तुम्हें ये वादा देता हूँ, मेरी जिंदगी में सबसे पहले मैं तुम्हारी मॉम को ही रखूंगा। उनकी बात सुनकर आर्या मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। तभी मिहिर बोला, हम भी हैं, ये कहकर वो भी उनके गले लग गया। सब आ जाओ, अभिमन्यु हंसते हुए बोला। अभीर, आकृति और अगस्त्य भी उनके पास आ गए और सबने ग्रुप हग किया। सब आ जाओ, अभिमन्यु हंसते हुए बोला। अभीर, आकृति और अगस्त्य भी उनके पास आ गए और सबने ग्रुप हग किया। उसके बाद सबने साथ में मिलकर नाश्ता किया। आर्या ने पहले आलू के पराठे खाए दही से, उसके बाद अपने मिहिर भाई के हाथ की मसाला चाय पीने लगी। चाय का एक सिप लेते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, नॉट बैड भाई, आपकी कूलिंग स्किल्स तो काफी बेहतर होती जा रही है। अब आपके हाथों में पहले से ज्यादा टेस्ट आ गया है ना?
मैं तो भाई से कहता ही था, लेकिन इन्हें मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। मैंने इनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई, लेकिन इनको तो ये बेस्वाद खाना ही खाना था, मिहिर मुंह बनाते हुए बोला। तभी आर्या कहती है, भाई आप तो बहुत फेमस शेफ बनना चाहते थे, फिर क्या हुआ? आप अभी भी उसी सपने के बारे में सोचते हो, या फिर अब ये बस आपका बस एक शौक है? उसकी बात सुनकर सभी खाते खाते रुक गए और उनकी नज़र मिहिर पर चली गई, जिसके चेहरे पर अब कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह उदासी और निराशा ने ले ली थी। आर्या जो चाय पी रही थी, अचानक से आए इस बदलाव से हैरान रह गई और उसने कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? वो उन सबको सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी उसे अपने माइंड में सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बॉस, आपके भाई को बैन कर दिया गया है और अब वो एक शेफ नहीं बन सकते। ये जानकर वो हैरान हो गई। तभी अभीर ने भी उसे बताया, आर्या मिहिर को बैन कर दिया गया है। उस पर 2 साल पहले चीटिंग करने और गलत इंग्रेडिएंट्स यूज करने का इल्जाम लगाया गया था, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। उसी वक्त उसे कंपटीशन से सस्पेंड कर दिया गया और हमेशा के लिए बैन अनाउंस कर दिया। तब से वो कहीं भी अपना काम जारी नहीं रख सका। मैंने उससे कहा बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता। आर्या को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ये सवाल क्यों उठाया। सभी कितने खुशी से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मेरे एक सवाल से माहौल बदल गया। सॉरी भाई, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये कहकर उसने एक छोटे बच्चे की तरह सर झुका। मिहिर एकदम से हंस पड़ा और आर्या के सर को सहलाकर बोला, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं अब उस इंडस्ट्री में वापस जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे जैसा जेम डिजर्व ही नहीं करते थे। जहां धोखा दिया जाता है और पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह पर रियल टैलेंट की वैसे भी कदर नहीं होती है। अच्छा ही है जो मैं उस कंपटीशन से बाहर आ गया, वरना मेरे साथ इससे भी बुरा होता जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ। ये बोलकर वो वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। तुमने उसे उदास नहीं किया है, बस वो पिछले दिनों को याद करके डिस्टर्ब हो गया है। कुछ देर रुको, वो खुद आएगा कूदते हुए और फिर से पहले जैसा मिहिर बन जाएगा। हाँ, आर्या अभीर सही कह रहा है। वो दुखी ये सोचकर नहीं हुआ कि उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा, बल्कि वो उदास इसलिए है क्योंकि जो उसके दोस्त के साथ हुआ था वो उस हादसे को अभी तक भुला नहीं है, लेकिन कभी किसी को दिखाता नहीं है। हाँ, आर्या अभीर सही कह रहा है। वो दुखी ये सोचकर नहीं हुआ कि उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा, बल्कि वो उदास इसलिए है क्योंकि जो उसके दोस्त के साथ हुआ था वो उस हादसे को अभी तक भुला नहीं है, लेकिन कभी किसी को दिखाता नहीं है। आर्या ने अपने माइंड में सिस्टम से कहा, भाई के दोस्त के साथ क्या हुआ था? बॉस, उनका दोस्त उस फूड शो के मेकर्स के खिलाफ चला गया था, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। कंपटीशन के दौरान किसी ने उसके खाने में जहरीली दवा मिला दी, जिसके बाद जिस जज ने उसे खाया वो ऑन द स्पॉट मर गया और सारा दोष आपके भाई के दोस्त के ऊपर आ गया। तो क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ बॉस, उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, वो भी तब जाकर जब आपकी फैमिली ने अपनी पावर का यूज किया था, वरना उसे फांसी या उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी। इतना ही नहीं, वो लोग अभी भी उसे टॉर्चर करते हैं और उनके परिवार वालों को भी परेशान करते थे, लेकिन आपके भाई ने उन्हें एक सेफ जगह पर भेज दिया है। पर वो अभी भी इस बात से अनजान है कि उस जेल में उनके दोस्त को रोज टॉर्चर किया जाता है। ये जानकर आर्या की आंखें ठंडी हो गई और वो गुस्से से दांत पीसकर बोली, कितने अभिमानी लोग हैं। अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो वो उनका करियर, जिंदगी सब बर्बाद कर देते हैं। अगर मेरे भाई भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से होते तो उन्हें भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता।
आप सही हो बॉस, सिस्टम एडमिन ने सीरियस होकर कहा। ठीक है, इस बारे में मैं भाई से बात करूंगी। अब जब मुझे पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है तो एक और दिन उन्हें वही जिल्लत तो सहने नहीं दे सकती। ठीक है बॉस, आप फिक्र मत करो, मैं आपको बिना किसी की नजर में आए वहां लेकर जाऊंगा। क्या सच में? आर्या ने हैरान होकर पूछा। हाँ बॉस, अब मैं इतना भी नाकारा और बेकार नहीं हूँ, उसने आर्या का ही डायलॉग मारते हुए कहा, जिससे वो चिढ़ गई और उठकर सबसे बोली, मेरा नाश्ता हो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, डैड, आप मॉम को वहां से ले आइए। मुझे नहीं लगता वो जल्दी ही फिर से लौटेगी, पर ये घर और परिवार अब उनके बिना अधूरा है। साथ ही आपको किसी भी हाल में उन्हें फिर से पटाना है जिससे वो शादी के लिए मान जाए। तब तक हम उन माँ बेटी का भी इंतजाम कर लेंगे। जो हुक्म मेरी प्रिंसेस, उन्होंने ने सर झुकाकर कहा। जिस पर आर्या भी बनते हुए अकड़ कर बोली, बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार है। उन दोनों को ऐसे देखकर आकृति हंसने लगी, वहीं अभीर बस हल्के से मुस्कुराते हुए उनकी नौटंकी देख रहा था। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे अगस्त्य पर गई, जो काफी शांत लग रहा था। कहाँ खोए हुए हो? कोई टेंशन है तो बताओ, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभीर की आवाज से सबका ध्यान भी उन दोनों की तरफ चला गया। अगस्त्य ने जब सबको खुद को ऐसे सवालिया नजरों से देखते हुए पाया तो बोला, कुछ खास नहीं मैं बस ये बताना चाहता था कि मुझे लंदन जाना होगा अपनी एग्जीबिशन के लिए। हाँ तो इसमें क्या परेशानी है? अभिमन्यु जी ने पूछा। डैड, आप भूल गए, आपकी और मॉम की फिर से शादी होनी है। अब जब ये मौका हमें मिल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स की शादी देखें, तो अगर ऐसे में भाई नहीं होंगे तो फिर वो मजा ही नहीं आएगा, आर्या ने एकदम से कहा। अब जाकर अभिमन्यु भी अगस्त्य की परेशानी समझ रहे थे। तभी अभीर ने कहा, एग्जीबिशन में पेटिंग्स को जाना है, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है तो तुम अपने असिस्टेंट को और दूसरी टीम को भेज सकते हो, वो एग्जीबिशन लगा लेगी। हाँ भाई, मैंने भी यही सोचा है, पर लंदन की रॉयल फैमिली मुझसे मिलना चाहती है और वो पर्सनली अपनी फैमिली का पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। अगर ये बात है तो उनसे बात कर लो और अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर भी वो ना माने तो रहने दो। वैसे भी तुम एक आर्टिस्ट हो और एक आर्टिस्ट की कला की अहमियत करने वाला उसकी भी अहमियत करता है। अब अगस्त्य भी समझ गया उसे क्या करना है। ठीक है, मैं कह दूंगा। बस मुझे ये डर था कि मेरे ना कहने से वो मेरी पेंटिंग्स को लंदन की एग्जीबिशन के अंदर लगने से ना रोक दे, क्योंकि मैंने सुना है उस फैमिली के लोग काफी एरोगेंट है। भाई, आप वर्ल्ड फेमस पेंटर आस हो, जिसकी पेंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपकी पेंटिंग्स को लंदन में लगने नहीं देगी? अगर ऐसा किया भी तो उनका ही घाटा, अपना क्या जाता? आर्या ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अभीर और आकृति ऑफिस जा चुके थे। अभिमन्यु अपने कमरे में तैयार होने चले गए। अब बेटी ने ऑर्डर दिया था तो पूरा तो करना ही था, साथ ही उन्हें भी नित्या के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। आर्या भी बाहर आ गई। उसने सिस्टम एडमिन से कहा, वैसे तुम्हारा कोई नाम नहीं है? सिस्टम एडमिन बड़ी ही अकड़ से बोला, बॉस, मेरा नाम तो कभी किसी ने नहीं रखा, तो इसमें इतना अकड़ने की क्या बात है? मुझे लगा कि तुम बहुत ही शानदार बात करने वाले हो, आर्या ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा और पैदल ही हवेली के मैन डोर से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, आर्या मैडम, आपको जहां भी जाना है आप मुझे बता सकती हो। मुझे अभीर सर ने कहा है आपको कहीं भी जाना हो मैं लेकर जाऊं। वो मुड़ी और अपने आने रमेश अंकल को देखकर बड़ी सी स्माइल करके बोले, अरे
रमेश अंकल, आपका तो स्टाइल ही बदल गया। सर के बाल के साथ आपका पेट भी कम हो गया। आप भी मैडम पहले ही तरह मुझे फिर से चिढ़ा रही हो। अरे ये तो तुम्हारी सविता आंटी की वजह से है, वही मुझे बाहर का कुछ खाने नहीं देती और तेल मसाले वाला भी मना है, इसलिए खीरा ककड़ी खाकर वैसा ही हो गया हूँ। उनकी बात पर आर्या हंस पड़ी, फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोली, ठीक है, मुझे एक जगह जाना है, आप ले चलिए। रमेश अंकल ने जल्दी से सर हिलाया और कार का डोर खोल दिया। वो कार लिमिटेड एडिशन की ऑडी थी, जिसका लेटेस्ट मॉडल अभीर ने उसके ही लिए खरीदा था, साथ ही उसे मॉडिफाई भी कराया था। पर पहले जो लड़की थी उसे लाल रंग की फरारी पसंद थी, पर अब वो जानता था कि उसकी बहन पहले जैसी हो गई है, उसी के साथ उसकी पसंद भी। कार में बैठते ही आर्या अंदर का लेविश इंटीरियर देख